हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और हमने जो अपने बिजनेस लॉस के जो हम अपना यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस पे हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं और हमने वो मैक्स टू मैक्स चीजें उन पर्टिकुलर सेक्शंस को रिलेवेंस में रखते हुए कवर करने की भी कोशिश की है। जैसे अगर हम लास्ट क्लास की बात करें, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास तो इंट्रो क्लास थी, जो लास्ट क्लास में बेसिकली हुआ है वो है हमारा सेक्शन 42, जब हम जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी समझ रहे थे। ठीक है, वैसे तो हमने क्लास स्टार्ट की थी यहाँ से, जब हमने डिफरेंस बताया था सक्सेशन एंड असाइनमेंट का। उसके बाद फिर ये बताया था कि अगर कोई भी प्रोमिसी परफॉर्मेंस लेने से मना कर दे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। सेक्शन 38 में उसको कवर किया था। देन वी हैड डिस्कस्ड व्हेन अ पार्टी हु इज परफॉर्मिंग एन एक्ट, ठीक है, गिविंग अ परफॉर्मेंस, अगर वो रिफ्यूज कर दे, अगर वो मना कर दे परफॉर्म करने से, तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस या तब क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं, वो सेक्शन 39 में कवर किया था। That is, it talks about effect of a case, a situation when a party which is performing a promise refuses to perform a particular act. तो वो सेक्शन 39 में कवर किया था। उसके बाद हमने बात करी थी एग्जाम्पल्स की, वो देखे थे। एंड फिर देखा था सेक्शन 42। सेक्शन 42 में बात करी थी प्रोमिसर एंड प्रोमिसी की लाइबिलिटीज के बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हेन वी वर टॉकिंग दैट अगर दो या दो से ज्यादा पर्संस ज्वाइन प्रॉमिस करते हैं और अनलेस कोई उसमें इंटेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये सारे पर्संस अपनी लाइव्स में ही, जब तक ये जिंदा हैं और नहीं भी तो डेथ के बाद भी, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जॉइंटली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए लाइबल होंगे। ठीक है, और वो प्रॉमिस जो है फुलफिल करेंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है। कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है, इस बारे में हमने डिस्कशन किया था कि उनकी क्या लाइबिलिटी हो सकती है, चाहे वो जॉइंट लाइव्स में खुद सोल प्रोमिसर्स हो या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो, जैसे कि सर्वाइवर्स हो गए, लीगल हायर्स हो गए। फिर हमने बात की थी सेक्शन 42 के एनालिसिस की। ठीक है, ये सब हमने प्रॉपर डिस्कशन कर लिया। अब आज हम क्या देखने वाले हैं, ये इसके बाद जो सेक्शन 42 है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट होने वाला है, दैट इज सेक्शन 43। सेक्शन 43 बात करता है जब किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को बोला जाए परफॉर्म करने को। ठीक है, तो वैसे तो हमने ये पढ़ा है कि अगर प्रॉमिस कोई करते हैं पर्सन्स, ठीक है, दो से ज्यादा पर्सन्स मिलके प्रॉमिस करते हैं तो वो जॉइंटली ही लायबल होते हैं। ठीक है, और जॉइंटली ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉमिस के लिए। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, और जब तक अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें कंडीशन ये दी हुई है कि अगर कोई एक्सप्रेस्ड, कोई लिखित, कोई दिया हुआ, कोई मेंशन्ड अग्रीमेंट नहीं है, प्रॉमिसी किसी को भी कह सकता है प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। ये सेक्शन 43 बोलता है। यानी कि वो किसी एक प्रॉमिसर से भी कह सकता है कि आप प्रॉमिस परफॉर्म करो, परफॉर्मेंस दो, या फिर वो सबको भी कह सकता है। ये बात करी है इस सेक्शन में, सेक्शन 43 में। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स प्रॉमिस कर लेते हैं तो क्या होता है, प्रॉमिसी जो है उसके पास पूरे राइट्स हैं। वो बोल सकता है जब तक कोई एक्सप्रेस्ड अग्रीमेंट ना हो। मतलब होता क्या है ना, अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में मेंशन्ड है कि दिस पर्टिकुलर प्रोमिसर विल बी रेंडरिंग दिस सर्विस। अगर वो मेंशन्ड है तो ठीक है, अगर मेंशन्ड नहीं है तो कोई भी किसी को भी प्रोमिसी बोल सकता है कि आप परफॉर्मेंस दो। या तो एक बंदे को बोल सकता है या एक से ज्यादा बंदों को भी बोल सकता है। नाउ इफ in such a case, what can happen?
जैसे तीन से ज्यादा अगर प्रोमिसर्स हैं तो किसी को भी बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ अदर देन दिस व्हाट दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट इज एक से ज्यादा प्रोमिसर्स होते हैं, ठीक है, तो वो दूसरे प्रोमिसर को कंपेल कर सकते हैं। कंपेल कर सकते हैं यानी कि उनके पास पूरा राइट रहता है बोलने का कि हमारे साथ परफॉर्मेंस में इक्वल कंट्रीब्यूशन दो, हमारे साथ परफॉर्मेंस में इक्वल कंट्रीब्यूशन दो। इस चीज के लिए वो बोल सकते हैं, इस चीज के लिए वो कंपेल कर सकते हैं दूसरे प्रोमिसर्स को। कौन? अगर जैसे 4 प्रोमिसर्स ने मिलके किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको परफॉर्मेंस देनी है, तो प्रोमिस ही तो हो सकता है, उसके पास पूरा राइट है, वो कहेगा ए बी सी डी 4 प्रोमिसर्स हैं, ए परफॉर्म कर दे, बहुत हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन प्रोमिसर्स जब म्यूचुअली डिसाइड करेंगे ना परफॉर्मेंस, मान लो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कौन परफॉर्म करने वाला है, तो एक प्रोमिसर, मान लो ए को बोला गया कि परफॉर्मेंस दो, तो ए बी सी डी से बोलेगा, जो ए है वो बाकी प्रोमिसर से बोलेगा कि तुम भी कंट्रीब्यूशन दो परफॉर्मेंस में, तुम भी मेरे साथ लगो एक्शन देने में, सर्विस रेंडर करने में, गुड्स की डिलीवरी करने में, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। जब तक कि कोई इंटेंशन ना अपीयर हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से ऐसा कुछ नजर ना आ रहा हो कि ए को ही स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस देनी है, जब तक ऐसा मेंशन नहीं है तब तक सारे प्रोमिसर्स एक साथ कंट्रीब्यूट करेंगे परफॉर्मेंस में, और हर किसी के पास राइट रहता है कि वो दूसरे को बोल सकता है कि तुम भी मेरे साथ परफॉर्मेंस देने में जुड़ो, तुम भी कंट्रीब्यूशन दो, तुम भी अपना योगदान दो उसमें बेसिकली, ठीक है। तो ये बात होती है सेक्शन 43 की, कि कोई भी जॉइंट प्रोमिसर से बोला जा सकता है कि भैया आप भी परफॉर्मेंस में पार्ट लीजिए और आप भी सर्विस रेंडर करिए। और जब 2 या 2 से ज्यादा प्रॉमिस लोग करते हैं, प्रोमिसर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो प्रोमिसी के पास एक राइट रहता है कि वो किसी एक से भी कह सकता है कि परफॉर्मेंस दो, और सबको भी कह सकता है, ये उसके ऊपर होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ना हो, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ना हो, तो ये बात है। दिस इज सेक्शन 43 which we are talking about. Now after this is what this section is trying to say in simple words, ठीक है। वैसे तो वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल में प्रिस्क्राइब्ड है वहीं से मैंने सोर्स उठाया है लैंग्वेज का, ठीक है। तो अगर बात करें सिंपल वर्ड्स में, तो अगर एक कोई जॉइंट प्रोमिसर पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ए बी सी डी 4 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, प्रोमिसी ने ए से कहा कि आप परफॉर्मेंस दो, अगर एक कर रहा है तो वो बी से, सी से और डी से बोल सकता है कि आप भी मेरे को योगदान दो, कंट्रीब्यूशन दो। अदर देन दिस, इनमें से कोई भी जॉइंट प्रोमिसर दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इफ एनी वन ऑफ 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स मेक्स डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, कोई गलती कर देते हैं कंट्रीब्यूशन करने में, पीछे हट जाते हैं, मना कर देते हैं, एक्सक्यूज दे देते हैं जो कि रेलेवेंट ना हो, इंटेंशनली कोई चीज ऐसे कर देते हैं कि नहीं हमें तो कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, तो बाकी जॉइंट प्रोमिसर्स जो हैं वो लॉस बेयर करने के लिए, लॉस सफर करने के लिए तैयार हो जाएं इक्वल शेयर्स में। यानी कि ए बी सी डी 4 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, ए ने परफॉर्मेंस ए को बोला गया कि आप दीजिए, तो ठीक है वो अग्री हो गया, उसने बी से बोला कि आप मेरे साथ जुड़ो, सी से बोला आप जुड़ो, वो भी मान गया, डी नहीं माना, डी ने एक्सक्यूज दे दिया, या डी ने जो है कंट्रीब्यूशन करते टाइम कोई इंटेंशनली या उसके एंड से कोई गलती हो गई, इंटेंशनली भी हो सकती है, कोई भी उसने मिस्टेक कर दी, या उसने कंट्रीब्यूशन जो करना चाहिए था परफॉर्मेंस में वो नहीं दी करा, वो नहीं करा, कोई सर्विस देनी चाहिए थी बहुत अच्छे से, पूरे अच्छे से गुड फेथ में कोई सर्विस रेंडर करनी थी या किसी कमोडिटी की डिलीवरी करनी थी, तो वो उसने सही से नहीं की। तो ए बी सी जो बाकी प्रोमिसर्स हैं, अब उससे 5000 का लॉस हुआ, वो 5000 जो है वो तीनों इक्वल शेयर्स में बेयर करेंगे नुकसान, वो तीनों बाकी जो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो उठाएंगे ही उठाएंगे।
ठीक है, फिर वो जो है प्रोमिसी से कुछ भी नहीं वसूल सकते हैं या कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गलती जो है प्रोमिसर की, किसी एक ज्वाइंट प्रोमिसर की थी, है ना। मान लो किसी एक की है, अब हो ये भी हो सकता है कि ए बी सी डी 4 ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं, मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टी के साथ, लेकिन गलती 2 से हो जा रही है, बी और डी से जो है कंट्रीब्यूशन में गलती हो जा रही है और वो डिफॉल्ट कर दे रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें डिफॉल्ट की एक तरह से, तो डिफॉल्ट इसमें मतलब क्या है, इसमें क्या क्या सेंस होता है। एक तो जो भी उनको परफॉर्मेंस के लिए बोला गया है, प्रोमिसी ने बोला है, जैसे जैसे बोला है कि मान लो 100 क्विंटल जो है वीट की बोरी बोरी आनी चाहिए, सैक आना चाहिए, ठीक है, और उसने अग्रीड अमाउंट बता दिया है कि हम इतना पे करेंगे और आप इतना मेरे को डिलीवरी दे देना। लेकिन होता क्या है कि प्रोमिसर्स ए बी सी डी जैसे चारों हैं, ए और डी तो अपना अपना पार्ट अच्छे से प्ले करते हैं, वो डिलीवरी करते हैं, लेकिन बी और सी जो है वो जिस ब्रांड का या जिस क्वालिटी का प्रोमिसी ने डिमांड किया था, जिसके लिए उसने पैसे भी देने को वो अग्री हुआ था, अमाउंट देने को अग्री हुआ था, वो पर्टिकुलर क्वालिटी बी और सी ने उसमें गलती कर दी, वो क्वालिटी उसने डिलीवर दी नहीं, करी नहीं, वो क्वालिटी उसने दी नहीं बी और सी ने। तो अब इसकी वजह से 2000 रुपए का नुकसान हुआ, तो ये बाकी प्रोमिसर्स यानी कि ए और डी जॉइंटली बियर करेंगे, प्रोमिसी से नहीं रिकवर कर सकते हैं, तो ये डिफॉल्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन ये दी हुई है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट a surety from recovering from his principal payments made by the surety on behalf of principal or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by principal। जैसे कि प्रोमिसर्स जो हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी पार्टी के साथ, और उसमें से कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और इसमें ये भी है कि एज अ प्रिंसिपल या एजेंट वाला रिलेशनशिप है, मान लो, ठीक है, जैसे दो प्रोमिसर्स हैं, एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहे हैं, सर्विस डिलीवर करने में वो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, बाकियों से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं लेकिन उतना नहीं ले रहे हैं, और बाकियों की कोई डिफॉल्ट हो जाती है उनको हेल्प करने में, जैसे सी और डी की ही डिफॉल्ट हो गई ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में, तो उसकी वजह से ए और बी लॉस बियर कर रहे हैं। तो इसमें सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ए और बी जो है वो रिकवर नहीं कर सकते हैं सी और डी से जिनकी वजह से नुकसान हुआ हो, ठीक है। अगर कोई भी लॉस बेयरिंग वाली सिचुएशन आती है, मान लो दो पार्टीज बियर कर रही हैं, बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर से वो रिकवर कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ज्वाइंट प्रोमिसर्स ए बी सी डी हैं, उसमें से पेमेंट जो है, मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें प्रोमिसर्स को पेमेंट करना था पार्टी को, क्योंकि उन्होंने गुड्स खरीदे एक पार्टी से, तो उसमें जो पेमेंट कर रहा है वो मान लो सी ने किया, डी ने किया, डी ने ए और बी के बिहाफ पे भी कर दिया, तो डी के पास पूरा राइट है ए और बी से बाद में रिकवर करने का, क्योंकि उसने अपने आप से वो अमाउंट पे किया है पार्टी को, प्रोमिसी को, मान लो, ठीक है, हो सकता है। तो इस चीज के रेलेवेंस में इस एक्सप्लेनेशन जो है ये बोलती है कि कोई भी पेमेंट जो है आपस में जॉइंट प्रोमिसर्स एक दूसरे से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक अगर दूसरे के बिहाफ में पे कर रहा है तो वो उससे रिकवर कर सकता है, और किसी की वजह से मान लो लॉस भी हो रहा है, वो लोग इक्वली बाकी लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके रेलेवेंस में भी वो लॉस भी बाद में रिकवर कर सकते हैं बाकी प्रोमिसर्स से, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इसमें, तो ये एक्सप्लेनेशन बोलती है ये कि सेक्शन जो है प्रिवेंट नहीं करता है, सेक्शन प्रिवेंट नहीं करता है। श्योरिटी मतलब, श्योरिटी का मतलब क्या हुआ इस केस में, श्योरिटी मतलब एक पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दूसरे की परफॉर्मेंस की, जैसे कि प्रोमिसी ने पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट, प्रोमिसर जो है 4 लोग हैं, उसमें से एक प्रोमिसर जो हुआ जिसको मेनली बोला गया कि आप परफॉर्म करो, मान लो वो ए है,
तो ए ने पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो वो श्योरिटी है, उसको क्या बोला जाएगा? श्योरिटी। द पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर्स परफॉर्मेंस, ठीक है, वो श्योरिटी हो गया। एक तरह से दूसरा वर्ड देखा जाए तो उसको गारंटर भी बोल सकते हैं, वो गारंटर हो गया, ठीक है। तो अगर इस ये एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि श्योरिटी जो है, जो परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हम बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सर्विस डिलीवर करेंगे, प्रोमिस से बोल रहा है, तो वो जो है सेक्शन जो है, ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है हमारा, ये कहीं से रोकता नहीं है श्योरिटी को रिकवर करने के लिए। कोई भी तरह की रिकवरी लेनी है उसको अपने प्रिंसिपल से, मान लो बाकी प्रोमिसर से लेनी है ना, और श्योरिटी ने मान लो कोई ऐसा पेमेंट किया उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए बाकी प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे, बाकी प्रोमिसर्स के बिहाफ पे, तो वो भी वो रिकवर कर सकता है, लॉ उसे रोकता नहीं है, ये सेक्शन उसे नहीं रोकता है। या उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस डिलीवर की जिसके लिए उसको जो है तारीफ, एप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए बाकी सबसे, है ना, तो वो भी उस चीज के लिए भी वो एंटाइटल्ड है। कौन? श्योरिटी। बाकी प्रिंसिपल से, बाकी प्रोमिसर से बोल सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन मतलब जो है ये बताती है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक। अब इसके बाद जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये हम देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो ए बी सी ने प्रॉमिस किया डी को पे करने के लिए, तो डी इनमें से जो प्रॉमिसी है उसके पास पूरा राइट है, वो या तो कहेगा कि अब क्योंकि पेमेंट करना है प्रॉमिसी को, तो वो कह सकता है कि या तो ए पेमेंट करे, बी करे या सी करे, या जॉइंटली तीनों करें, उसके ऊपर है। और जैसे ए बी सी का मान लो प्रॉमिस किया हुआ है पे करने के लिए, सी उसमें से कुछ नहीं पे कर पा रहा है, ए से बोला गया कि आप पूरा पे करिए, तो ए पूरा पूरा पे करेगा, ठीक है। अब इसमें डिफॉल्ट वाली बात आ गई कि एक प्रोमिसर ने डिफॉल्ट कर दिया कंट्रीब्यूशन करने से, वो पे नहीं कर पा रहा है, सी है जैसे इस केस में वो पे नहीं कर पा रहा है, तो ए क्योंकि पूरा अमाउंट पे कर रहा है तो वो बाद में बी से 1.5 लाख रुपए रिसीव कर सकता है। 1.5 लाख रुपए कैसे? देखो ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों को 1-1 लाख रुपए वैसे तो इक्वली पे करेंगे ही करेंगे, है ना, डी को जो प्रोमिसी है, उसमें से सी कुछ पे नहीं कर पा रहा है ना, सी कोई भी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो अब ए जो है वो अपने हिस्से का 1 लाख रुपए तो देगा ही, है ना, बी भी अपने हिस्से का 1 लाख रुपए देगा। अब लॉस रिमेनिंग 1 लाख रुपए का, है ना। तो ये जो है हम लोग ने जैसे इसमें डिफॉल्ट के ये वाली स्लाइड में पढ़ा था कि जो भी लॉस होगा वो इक्वल शेयर्स में ये लोग बियर करेंगे। तो लॉस हुआ 1 लाख का, 1 लाख का अगर इक्वली देखा जाए तो 50,000 है ना, ए को बेयर करना चाहिए, बी को बेयर करना चाहिए। तो अब इसमें क्योंकि ए जो है वो पूरा पेमेंट कर रहा है, इस केस में ध्यान रखो, तो अब क्योंकि मान लो डी जो है प्रोमिसी, उसने ये बोल दिया है कि ए भैया आप पेमेंट करिए पूरा, तो उसने 3 लाख अपने एंड से दे दिया, तो 1 लाख उसका हो गया, ठीक है। सी 1 लाख पे कर नहीं पा रहा है, तो वो बी से 1 लाख रुपए लेगा कि अपने हिस्से का तो दे ही दो क्योंकि मैंने आपके बिहाफ पे भी पेमेंट किया है ना, क्योंकि ए इस केस में श्योरिटी हो गया तो वो बी से रिकवर कर रहा है बाकी प्रिंसिपल से। दूसरी चीज, अब क्योंकि सी पे नहीं कर पाया, 1 लाख का लॉस है, तो वो 1 लाख ए और बी इक्वली बेयर करेंगे, 50,000 ए का हो गया पार्ट, बी का हो गया 50,000। तो ए ऑलरेडी सी के बिहाफ में पे कर चुका है, लेकिन 50,000 जो रिमेनिंग है वो बी से वो लेगा, सी के जो है, जो सी के लॉस के रिस्पेक्ट में है वो बी से वो रिकवर करेगा, तो इसलिए 1,50,000 का अमाउंट वो बी से लेगा। आप सबको समझ आया? जैसे 3 पार्टीज हैं, तीनों का शेयर कितना हुआ? 1 लाख ईच जो पे करना है डी को, और ए से बोला गया पूरा 3 लाख पे करो, तो उसने पे कर दिया। अब उसका शेयर था 1 लाख, वो दे चुका है, बी और सी का शेयर हो गया मिला के 2 लाख, तो अब वो बी से तो 1 लाख रुपए लेगा ही लेगा क्योंकि उसने जो है बी और सी के बिहाफ में पेमेंट किया है। सी का जो 1 लाख का शेयर है वो सी पे नहीं कर पा रहा है ए को, मान लो इंसॉल्वेंट है वो, तो वो 1,50,000 में इक्वली लॉस के रूप में शेयर होगा ए और बी में, क्योंकि सी ने डिफॉल्ट कर दिया कंट्रीब्यूट करने से।
तो ए ने क्योंकि पूरा पेमेंट कर दिया है, 50,000 उसने बियर कर लिया वो लॉस, बाकी 50,000 वो बी से मांगेगा। तो बी से ऑलरेडी 1 लाख रुपए उसे मांगना है ना, क्योंकि उसका शेयर 1 लाख का है, प्लस 50,000 जो सी के लॉस का है। सी के रिस्पेक्ट में या सी की वजह से जो लॉस हुआ है, और उसमें बी का शेयर 50,000 है, क्योंकि इक्वली बेयर करना है, इसलिए 1,50,000 वो उससे रिकवर करेगा। किससे? बी से। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है, सेक्शन 43। जो नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज सेक्शन 44। अब सेक्शन 44 समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहता क्या है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मान लो किसी जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया जाए। अब रिलीज में बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है ये हम समझ लेते हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा, है ना, ये देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर्स। जब दो या दो से ज्यादा लोग प्रॉमिस करते हैं, है ना, उसमें से एक जॉइंट प्रोमिसर ए बी सी है, मान लो बी रिलीज हो गया उससे, प्रॉमिस से, ठीक है, फ्री कह सकते हैं, फ्री हो गया एक तरह से। अब फ्री किसने किया? प्रोमिसी ने। अगर मान लो प्रोमिसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ए बी सी के साथ, और उसने ए और बी से कहा कि आप लोग परफॉर्मेंस देना, ठीक है, आप लोगों से ही मुझे कंट्रीब्यूशन मेनली दिखना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी फ्री हो गया। जो तीसरा जॉइंट प्रोमिसर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री हो गया। प्रोमिसी ने भले उसको ये नहीं बोला है कि तुम एक्टिवली पार्टिसिपेट करो या परफॉर्मेंस दो, ऐसा नहीं बोला है, लेकिन तब भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी लाइबिलिटी से फ्री नहीं हो सकता है। किसी एक प्रोमिसी ने मान लो किसी प्रोमिसर को फ्री कर दिया है परफॉर्मेंस करने से, उससे जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खत्म होगी, ठीक है। रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स बाय प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स, neither does it free the joint promisor so released from responsibility to the other joint promisor or promisors। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर प्रोमिसी ने मान लो रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया कि ए बी सी तीन पार्टीज थे, उसने कहा ए और बी परफॉर्मेंस दे, सी को उसने नहीं कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गया, जैसे कि मैं बोल रही हूं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसकी उस पर्टिकुलर जॉइंट प्रोमिसर की, यानी कि सी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे प्रोमिसर्स की तरफ थी, ए और बी की तरफ, वो खत्म हो गई, ठीक है। तो दो चीजें इसमें लिखी हैं। डिस्चार्ज मतलब फ्री हो जाना, हट जाना बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो जिस प्रोमिसर को उसने रिलीज किया है प्रोमिसी ने, ठीक है, पार्टी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, या मान लो दो प्रोमिसर्स को उसने रिलीज कर दिया, ए बी सी थे, बी और सी को रिलीज कर दिया। तो बी और सी जो है, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस में पार्ट नहीं लेंगे तो अब वो जो है मजे करें, अब वो कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज ये कि उनकी बी और सी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की तरफ है वो भी नहीं खत्म होगी, ये सेक्शन बोलता है 44। मतलब ए तो डिस्चार्ज कर ही रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन बी और सी से अगर डायरेक्टली नहीं बोला है कि आप परफॉर्मेंस दो, तो बी और सी तब भी उस परफॉर्मेंस के पात्र रहेंगे, वो तब भी एग्जिस्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेंगी ए की तरफ। ये सेक्शन बोलता है 44। और इसके बाद राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस की बात करी गई है सेक्शन 45 में, ठीक है। ये इससे पहले सेक्शन 44 था, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। अब राइट्स की बात कर रहे हैं, तो राइट्स में क्या बोल रहे हैं बेसिकली ये देख लेते हैं। राइट्स में बोल रहे हैं, अब किसी पर्सन ने प्रॉमिस किया है दो लोगों को, ठीक है, तो जब तक कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखी होती हैं उसमें,
अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये आप लोग ने कई जगह वर्ड देखा होगा, डेवोल्यूशन। तो डेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? जैसे कोई भी पावर है ना, अथॉरिटी है, वो ट्रांसफर करना, असाइन करना लोअर लेवल पे। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर्स दे रखी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ पावर्स असाइन की हुई हैं सिटी मजिस्ट्रेट्स को, ठीक है, डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेवोल्यूशन, असाइनिंग अथॉरिटी टू अ लोअर लेवल, है ना। तो अब इस केस में जॉइंट राइट्स, इसमें जैसे वर्ड यूज हुआ है ना, तो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, द लॉ रिलेटिंग टू डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। तो अब इस डेवोल्यूशन का मीनिंग आपको जनरल मीनिंग समझ आ गया, तो अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो अगर मान लो किसी पर्सन ने प्रॉमिस किया है 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स को जॉइंटली, तो अब इसमें जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना लिखा हो, क्या लिखा है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में ना लिखा हो, प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया है 2 या 2 से ज्यादा प्रोमिसेस, अभी तक हम 2 या 2 से ज्यादा प्रोमिसर्स पढ़ रहे थे, अब प्रोमिसेस पढ़ रहे हैं। Right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives and after the death of any of them, with the representatives of such deceased person jointly with the survivor, and after the death of the last survivor with the representatives of all jointly। ये वही बात है जो हमने राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स जब सेक्शन 42 पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ी थी, और अब सेक्शन 45 प्रोमिसेस की बात कर रहा है, एक से ज्यादा जब प्रोमिसेस होते हैं तो उसमें यही बोला जा रहा है कि प्रोमिसर का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, परफॉर्मेंस होती है, प्रोमिसी एक नहीं होता है लेकिन उसमें 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, तो उनके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो परफॉर्मेंस जो होती है प्रोमिसर की और दो से ज्यादा प्रोमिसेस के बीच की, तो जब तक वो लाइव मतलब अलाइव हैं, ठीक है, तब तक, या फिर अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, उसकी वैलिडिटी रहती है। और अगर मान लो जैसे 3 प्रोमिसेस हैं, एक की डेथ हो गई तो उसके रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, बाकी दोनों जॉइंट प्रोमिसेस हो गए। तीनों की डेथ हो जाती है तो तीनों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब रोल प्ले करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, और फिर प्रोमिसर जो है अपनी परफॉर्मेंस जो डिलीवर करेगा उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को जॉइंटली डिलीवर करेगा, उन्हीं सर्वाइवर्स को बेसिकली बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, है ना, और सर्वाइवर्स यानी कि खुद प्रोमिसेस हो गए। तो या तो प्रोमिसेस अगर अलाइव हैं तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। ये जनरल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल जैसे ए जो है उसको बी और सी ने 5 लाख रुपीस दिए थे, है ना, तो उसने प्रॉमिस किया बी और सी को कि वो रीपे कर देगा इंटरेस्ट के साथ, लेकिन उसमें से बी की डेथ हो जाती है, तो राइट टू रिकवर पेमेंट, राइट टू रिसीव पेमेंट बी के लीगल हायर के पास आ जाएगी। तो अब बी की लीगल हायर प्लस सी जो है जॉइंटली ए से पैसा रिकवर करेंगे विद इंटरेस्ट, और अगर सी की डेथ हो जाती है तो लीगल हायर्स सी के भी इस कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ जाएंगे, उनके पास भी पूरा राइट आ जाएगा ए से पेमेंट रिकवर करने का। तो ये बात करी है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन 45 में, ठीक है। जो राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं ना, सेम वही राइट्स जॉइंट प्रोमिसेस के लिखे हुए हैं, बस वो इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, 2 या 2 से ज्यादा प्रोमिसर्स होते थे उसमें, इसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोमिसेस हैं, ठीक है, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 46, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सेक्शन क्या बोलता है, जैसे कि हम लोग ने जब ओवरव्यू पढ़ा था, अपना यूनिट ओवरव्यू देख रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस कौन करेगा, ये भी हमने पढ़ लिया।
जॉइंट प्रोमिसर प्रोमिसीज की लाइबिलिटीज क्या होंगी ये भी देख लिया। अब बात आती है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस की, ठीक है, तो वो हम इसमें देखने वाले थे। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, सेक्शन 46, इतना आप सबको क्लियर हुआ? तो अब टाइम एंड प्लेस क्या बोलता है, जब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में, ये मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मान लो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई स्पेसिफिकेशन लिखा हो, कोई चीज मेंशन हो, तो इसलिए ये कंडीशन देनी पड़ती है। और ये हर सेक्शन में आपको कंडीशन मिलेगी, जब तक कहीं मेंशन ना हो तब तक। मान लो टाइम स्पेसिफाइड ना हो कहीं, है ना, परफॉर्मेंस कहाँ होनी है, कितने बजे होनी है, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, तब सेक्शन 46 एप्लीकेबल होगा होली सोली। क्या बोलता है सेक्शन, मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रोमिसर ने प्रॉमिस किया है परफॉर्म करने को, है ना, और उसमें मान लो परफॉर्मेंस जो भी प्रॉमिस की गई है उसमें टाइम मेंशन नहीं है, तो रीजनेबल टाइम में परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लॉ बोलता है रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। अब रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन रीजनेबल टाइम? रीजनेबल टाइम का मतलब फेयर जो होना चाहिए टाइम, फेयरली जितना रिक्वायर्ड है ना, वो टाइम होता है। अब ये स्पेसिफाइड नहीं है कि फेयर फेयर टाइम कितना होता है या जितना रिक्वायर्ड है टाइम किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में उतना होना चाहिए, तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है। ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे, ये डिपेंड करेगा केस टू केस, ठीक है, तभी ये पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड नहीं है। इसकी डेफिनेशन बहुत लंबी है रीजनेबल टाइम की, ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि रीजनेबल टाइम का मतलब ये भी हो सकता है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिक्वायर्ड है कि 2 दिन में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए, डिलीवरी मान लो गुड्स की हो जानी चाहिए 2 दिन में और वो हो रही है 5 दिन में, तो दिस इज नॉट रीजनेबल टाइम। तो ये मतलब है रीजनेबल टाइम का, जो हर कॉन्ट्रैक्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा ही करेगा। जैसे इसमें लिखा भी है, एक्सप्रेशन रीजनेबल टाइम इज टू बी इंटरप्रेटेड हैविंग रिगार्ड टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस, कोई भी केस के ऊपर डिपेंड करेगा रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए। सेक्शन 46 टाइम की बात हुई, ठीक है, और सेक्शन 47 में क्या बात हो रही है, मान लो टाइम की बात अभी तक हम कर रहे थे, सेक्शन 46 में टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन अब इसमें टाइम स्पेसिफाइड है, नो एप्लीकेशन टू बी मेड। जैसे हमने सेक्शन जो 46 पढ़ा था उसमें क्या लिखा हुआ था कि टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, एप्लीकेशन जो है वो नहीं किया गया है। सेक्शन 47 में टाइम स्पेसिफाइड है। अब प्रॉमिस परफॉर्म होनी है किसी दिन, प्रोमिसर ने अब मान लो अपनी असेंट दे दी है, कंसेंट दे दी है कि हम परफॉर्मेंस देने वाले हैं, ठीक है, तो प्रोमिसर कब परफॉर्म करेगा, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स मतलब जैसे कि किसी ऑफिस की टाइमिंग होती है पर्टिकुलर, या बिजनेस की टाइमिंग होती है नॉर्मल सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 या 7 बजे तक, तो उसी ड्यूरेशन में ही वो प्रॉमिस परफॉर्म करेगा, उसी दिन बिजनेस आवर्स के बीच में वो परफॉर्म कर सकता है। एंड उस प्लेस पे जहां पे प्रॉमिस होना चाहिए परफॉर्म, और टू बी परफॉर्म जहां पे होना चाहिए, जैसे कि गुड्स की डिलीवरी होनी है सनसेट के बाद, ठीक है, तो प्रोमिसी मना कर सकता है क्योंकि बिजनेस आवर्स नहीं है वो, तो इसलिए गुड्स की डिलीवरी कब होनी चाहिए, बिजनेस आवर्स के टाइम पे और बिजनेस प्लेस पे होनी चाहिए। ये तब की बात है जब टाइम स्पेसिफाइड है। टाइम्स जब स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम, जो फेयर है टाइम, जो रिक्वायर्ड है, और जब टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, सेक्शन 46 हो गया। सेक्शन 47 जब टाइम स्पेसिफाइड है तो बिजनेस आवर्स में ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, और हर बिजनेस के अलग अलग आवर्स होते हैं। होटल इंडस्ट्री में अलग आवर्स होंगे, ट्रेडिंग में मान लो कोई किसी का रिटेल ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस रेंडर हुई, कोई कंसल्टेंसी फर्म है, तो सब में बिजनेस आवर्स अलग देखे जा सकते हैं। उन्हीं बिजनेस आवर्स में परफॉर्मेंस होनी चाहिए, है ना, और उस प्लेस पे होनी चाहिए जहां पे वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि अगर आप अज्यूम करो, अगर आप अपना इंटेलेक्ट यूज करो, तो
प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, बिजनेस की ही लोकेशन होनी चाहिए, जहां बिजनेस सेटअप है वहां की लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और ये है हमारा सेक्शन 47, नो एप्लीकेशन टू बी मेड, यानी कि प्रॉमिस परफॉर्म होना है किसी दिन, प्रोमिसर ने ठान लिया है कि हम परफॉर्म करेंगे, है ना, विदाउट एप्लीकेशन बाय प्रॉमिस। When a promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by promise, promiser may perform it at any time during usual hours of business. Promiser has undertaken to perform it. बात इन सब sections के जो भी phrases या जो भी lines आप पढ़ते हो ना explanations, तो उस पे stress करो, तभी आपको ये चीज डिटेल में क्लियर होगी। कोई भी प्रॉमिस परफॉर्म होना है किसी दिन, तो प्रॉमिसर ने बेसिकली अंडरटेक कर लिया है, डिसाइड कर लिया है परफॉर्म करने के लिए, है ना। और विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट एप्लीकेशन यानी कि कह सकते हो आप कि उसका कोई उसने एज सच कहीं रिटन नहीं है कि कहाँ होनी है, लेकिन टाइम स्पेसिफाइड है। तो टाइम अगर स्पेसिफाइड है तो फिर वो बिजनेस आवर्स में ही होगा परफॉर्मेंस, है ना। और प्लेस वही होनी चाहिए जहां वो परफॉर्मेंस वैसे भी होनी चाहिए, जैसे कि बिजनेस प्लेस हो गई। और सेक्शन 46 क्या था कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर जो है परफॉर्म करता है विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, और जिसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसमें रीजनेबल टाइम में परफॉर्मेंस होनी चाहिए। टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए, विदाउट एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी, ठीक है। यानी कि टाइम स्पेसिफाइड भी नहीं है, प्रोमिसी ने भी कोई एज सच अपना कम्युनिकेशन नहीं दिया है, या अपना उसने बेसिकली इंफॉर्मेशन नहीं एक्सप्रेस करी है, इंफॉर्मेशन नहीं बताई है, तो वो चीज इसमें लिखी हुई है। प्रोमिसर को तो कॉन्ट्रैक्ट से परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन प्रोमिसी ने अप्लाई नहीं किया है उस चीज को, ठीक है, और उसमें टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक। तब फिर टाइम रीजनेबल टाइम होगा, लेकिन अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो फिर वो बिजनेस आवर्स होंगे, जो कि सेक्शन 47 बोलता है। अच्छा, इस चीज से रिलेटेड अगर आप सबको कोई क्वेरीज हो तो प्लीज मेरे को मैसेज करना, मुझे प्लीज टेक्स्ट करना कमेंट बॉक्स में, मैं अपनी मेल आईडी एनक्लोज कर दूंगी, प्लस मेरे इंस्टाग्राम का जो चैनल है उसको प्लीज फॉलो करना। उसमें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको जो भी क्लासेस होंगी या जो भी सेशंस होंगे, ठीक है, उसमें पोस्ट होंगे, तो आप प्लीज उसको जरूर जरूर देखना। एंड इसके अलावा प्लीज आप वीडियो जब देखो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सीए ज्योति ट्यूटोरियल्स, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो ये आप करना, बाकी क्वेरीज को प्लीज आप सेंड करना कमेंट बॉक्स पे, मैं देखती रहती हूँ अगर कोई क्वेरीज आए। और सेक्शन 46 स्पेसिफिकली एंड 47 से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हो, वैसे तो पूरे की आज की जितनी क्लास हुई उसके रेलेवेंस में कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप पूछिए, लेकिन 46 47 जो टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड है, अगर उसमें कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो। बाकी जो सेक्शन 48 है ये हम कल डिस्कस करेंगे, कल वाली क्लास में अपनी डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें ये है जब परफॉर्मेंस होनी है किसी सर्टेन डे पे और प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर प्लेस में, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ आज हम डिस्कस नहीं कर सकते। एक साथ अगर हमने डिस्कस कर लिया तो वो आपको हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करे माइंड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सेक्शन 48 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। थैंक यू।